हेलो स्टूडेंट्स, मैं रत्नेश कुमार पांडे, लेक्चरर सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज आपके समक्ष ऑनलाइन क्लास में डीएड SCHI सेमेस्टर सेकेंड पेपर नंबर 8 फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग में यूनिट 5.1 ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पेपर 8 में यूनिट 5.1 में ही मैंने आपको एसोसिएटेड फोनीम यूनिट के बारे में बताया था और क्यूड स्पीच के बारे में भी चर्चा किया था। आज मैं उसी यूनिट के अगले टॉपिक में ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि प्रस्तावना इंट्रोडक्शन, दूसरा है श्रवणमुखी चिकित्सा का दार्शनिक पहलू फिलॉसफी ऑफ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, तीसरा है श्रवणमुखी चिकित्सा के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, और चौथा है श्रवणमुखी चिकित्सा के सबसे उपयुक्त समय अप्रोप्रिएटेड एज फॉर ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, और पांचवा है श्रवण संबंधी प्रबंधन ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, और छठवां है चिकित्सा प्रक्रिया थेरेपी प्रोसीजर। तो आज मैं ऑडिटरी वर्बल थेरेपी के टॉपिक में इन निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करूंगा, और इनके प्रस्तावना, फिर इसके बाद से जो है श्रवणमुखी चिकित्सा, फिर श्रवणमुखी चिकित्सा के सिद्धांत, दार्शनिक पहलू, फिर इसके उपयुक्त समय और प्रबंधन और इसकी प्रक्रिया यानी प्रोसीजर, इन सभी जो है विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके प्रस्तावना के बारे में बताता हूं कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी है क्या। जैसा कि ऑडिटरी वर्बल थेरेपी प्राय देखा जाता है कि जिस अंग में कोई कमी होती है, व्यक्ति उस अंग का उपयोग कम करता है। अंग का समुचित उपयोग न होने से धीरे धीरे उस अंग की शक्ति क्षीण हो जाती है और परिणाम स्वरूप अंग काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार बधिर बच्चे की श्रवण संवेदना का उपयोग कम तथा दृष्टि संवेदना का उपयोग अधिक करने लगते हैं। इस प्रकार एक निश्चित समय के उपरांत उनकी अवशेष श्रवण क्षमता समाप्त हो जाती है, परंतु दूसरी तरफ देखा जाए तो सही समय पर उचित प्रबंधन द्वारा उनकी शेष श्रवण क्षमता को सुधारा जा सकता है, जिसके माध्यम से वह सामान्य बच्चों के भांति वाणी एवं भाषा में निपुण हो सकते हैं। परंतु इसके लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, अपितु माता पिता, शिक्षक एवं चिकित्सक की भूमिका आवश्यक है। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी विभिन्न प्रक्रियाओं, अवस्थाओं एवं रणनीतियों एवं तकनीकों का उपयोग है, जिसमें श्रवण कौशल पर अधिक जोर देकर मौखिक भाषा स्तर का विकास किया जाता है। तो इन में कहने का मतलब ये है ऑडिटरी वर्बल थेरेपी की सबसे पहले तो संक्षिप्त में ये है कि श्रवण मौखिक चिकित्सा, यानी श्रवण मौखिक चिकित्सा का मतलब होता है, ये चीज़ होता है कि सुनकर बोलकर उसका वाणी विकास करना। यानी कि हम एक सामान्य व्यक्ति जो होता है वह तभी सही तरीके से बोल पाता है जब वह सही तरीके से सुन लेता है, क्योंकि जितना वह सुनता है, पहले क्या है, सुनना होता है, तब उसके बाद बोलना होता है। जब तक सुनेगा नहीं तब तक वह बोल नहीं सकता है। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं कि हम श्रवण बाधित बच्चों में भी सुनने की क्षमता के बढ़ाते हैं। तो जैसे कि यहाँ देखा जाता है कि कुछ बातें आपको मैं बता रहा हूँ कि जिस अंग में कोई कमी होती है, व्यक्ति उस अंग का उपयोग कम करता है।
कहने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जब कोई भी अंग कमज़ोर हो जाता है, जैसे एक सामान्य व्यक्ति रहता है, यदि वह लकवा से ग्रसित हो जाता है तो या तो उसका हाथ काम नहीं कर पाता है या तो उसका पैर नहीं काम करता है, तो वह ठीक कैसे होता है, वह अंग कमज़ोर हो जाता है। लेकिन वो ठीक होता कैसे है, जब वह बार बार अभ्यास के द्वारा, बार बार एक्सरसाइज के द्वारा क्या होता है जो है कि उस हाथ या पैर जो कमज़ोर हुआ रहता है उसको बार बार एक्सरसाइज करवाने से फिर वह क्या होता है कि वह हाथ और पैर पुनः के तरह काम करना शुरू कर देते हैं। और यदि उस पर एक्सरसाइज ना करवाया जाए, अभ्यास ना करवाया जाए, तो वह हाथ और पैर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे एकदम कमज़ोर होता चला जाएगा और एक समय एकदम काम करना बंद कर देगा। तो इसी तरह से जैसे कि सामान्य तौर पर हम डार्विन महोदय ने भी अपने विकासवादी सिद्धांत में उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति जिस अंग का प्रयोग कम करेगा या नहीं करेगा वह अंग क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है या वह अंग काम करना बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर अपने अंग का प्रयोग, अगर सामान्य व्यक्ति भी है, अगर अपने किसी भी अंग का प्रयोग नहीं करता है और वह काम नहीं यूज़ करता है सही तरीके से या नहीं काम उस उपयोग में लाता है, तो वह क्या होता है, धीरे धीरे शिथिल हो जाता है और काम करना बंद हो जाता है। तो इसी तरह से देखा जाता है कि हम एचआई बच्चों के भी संदर्भ में बात करते हैं कि एचआई बच्चे जो होते हैं दो हैं। एक होते हैं कि जिनके अंदर सुनने की कुछ अवशेष क्षमता बची हुई रहती है, जिसके अंदर सुनने की कुछ अवशेष क्षमता बची होती है, और एक होते हैं जो कि बिल्कुल ही नहीं सुन पाते, बधिर होते हैं, जो कि सीवियर और प्रोफाउंड लेवल के होते हैं। और जो माइल्ड है, मॉडरेट है, मॉडरेटली है, इस टाइप के जो बच्चे होते हैं इनके अंदर सुनने की कुछ अवशेष क्षमता बची होती है। उन्हीं अवशेष क्षमता का उपयोग करते हुए हम इनके लिए अच्छे से अच्छे हियरिंग एड का उपयोग करवाते हैं। उसके बाद से जो है इनके लिए श्रवण युक्त उपकरण हम ऐसा हो कि जो कि सुनने पर ज़्यादा, यानी कॉक्लियर इम्प्लांट भी की व्यवस्था करते हैं, ताकि ये बच्चे जो है इन्हीं सुनने की क्षमता जो इनके अंदर अवशेष बची रहती है उनका उपयोग करके इनका वाणी विकास किया जा सके। लेकिन होता क्या है कि जब इनके माता पिता या पेरेंट्स या इनके अभिभावक अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कौन सी बात पर, कि जो बच्चे के अंदर अवशेष क्षमता सुनने की बची रहती है, जो उनके अंदर अवशेष श्रवण क्षमता होती है, अगर उस पर अभिभावक ध्यान नहीं देंगे तो होता क्या है जो है कि बच्चे धीरे धीरे जो है ना, ऐसे बच्चे जो है अब धीरे धीरे ये इसका उपयोग न कर के और सीधे सीधे वह दृष्टि संवेदना को अपना उपयोग करना शुरू कर देंगे, यानी कि वह श्रवण संवेदना का उपयोग कम करने लगेंगे और दृष्टि संवेदना का उपयोग वो ज़्यादा से, यानी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो डिपेंड होने लगेंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा कि श्रवण संवेदना का जो अवशेष श्रवण क्षमता है इसका उपयोग न करने से ये धीरे धीरे बाद में बिल्कुल समाप्त हो जाती है। और बाद में इनके लिए जब यही डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, तो फिर ये क्या होता है कि यही अवशेष क्षमता जो है हेयरिंग उपयुक्त हेयरिंग एड के माध्यम से भी यह सुन नहीं पाते हैं। तो ज़रूरी यह है कि ऐसे बच्चे जिनकी श्रवण अवशेष क्षमता है बची हुई, यानी कुछ सुनने की क्षमता शेष बची हुई है, यानी हम सब मिला के कह सकते हैं कि यदि वह माइल्ड और मॉडरेटली लेवल के हैं, तो ऐसे बच्चों की तुरंत पहचान कर और तुरंत उनके लिए उपयुक्त हियरिंग एड का व्यवस्था करके और उनके सुनने की क्षमता को बढ़ाया जा सके, उसके ऊपर उनको डिपेंड किया जा सके और उस पर डिपेंड करते हुए उनके वाणी विकास किया जा सके, ताकि वह सामान्य बच्चे की तरह जल्द से जल्द हो जाए। और ऐसा शीघ्र हस्तक्षेप से ही हो सकता है, यानी शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप वाली बात होती है इसमें। तो इसमें कहने का मतलब हम सही समय पर उचित प्रबंधन द्वारा उसकी श्रवण से क्षमता को सुधारा जा सकता है, कि मतलब जिसके माध्यम से वह तुरंत क्या हो सकते हैं कि जब सुनना शुरू कर देंगे तो फिर जल्दी से जल्दी उनका हम भाषा विकास, वाणी विकास करके उनको सामान्य बच्चों की तरह बना सकते हैं। लेकिन इस तरह के काम, यानी सही समय पर उचित प्रबंधन तभी हो सकता है, केवल अभिभावक के लिए नहीं है, ये एक
टीम काम करती है। टीम के क्या होते हैं, जिसमें बच्चे के माता पिता भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हैं, और एक चिकित्सक के रूप में जो है वाणी चिकित्सक हो सकता है, स्पीच थेरेपिस्ट है, फिर उसके बाद ऑडियोलॉजिस्ट भी हो सकता है, और फिर ईएनटी डॉक्टर्स भी हैं। तो इन सभी की एक टीम होती है। फिर ये आपस में मिलकर इनके माध्यम से ही हम बच्चों की अवशेष श्रवण क्षमता का सही उपयोग करते हुए और उचित समय पर उनके श्रवण क्षमता को सुधारा जा सकता है। और इसके लिए और भी कई तरह की प्रक्रियाएं, अवस्थाएं और रणनीतियाँ और तकनीकी का उपयोग हम करते रहते हैं, जैसे कि जैसे जैसे समय होता है। तो अभी इसके आगे हम विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे वह कौन कौन सी तकनीकी हैं और कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। बस इसमें सब मिला के यही है कि माता पिता, शिक्षक, चिकित्सक की भूमिका बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है कि इन्हीं के माध्यम से हम क्या करते हैं, बच्चे की बची हुई श्रवण क्षमता को उपयोग करते हुए उनको सुनने योग्य बनाते हैं, यानी कि उनके लिए उपयुक्त हियरिंग एड की व्यवस्था करके और उनको उनकी वाणी विकास हम करते हैं, यानी कि जिसमें श्रवण कौशल पर अधिक जोर देकर उनकी मौखिक भाषा का स्तर का विकास किया जाता है। चलते हैं आगे है कि श्रवण मौखिक चिकित्सा बहुत ही छोटे बच्चों जिनकी उम्र 6 माह से 5 वर्ष के बीच होती है, इसके लिए वरदान स्वरूप है। यहाँ वह होगा, यह एक विशेष चिकित्सा विधि है जो श्रवण यंत्र एवं कॉक्लियर इम्प्लांट द्वारा वाणी को समझने एवं सुनकर बातचीत करने के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बच्चे को इस प्रकार चिकित्सा दी जाती है कि वह व्यक्तिक एवं विकासात्मक कार्यक्रम का भाग हो सके, जिसमें अभिवाहक केंद्र बिंदु होता है जो चिकित्सक एवं शिक्षक के साथ सक्रिय भूमिका अदा करता है। इस कार्यक्रम में ध्वनि का उपयोग प्राथमिक चैनल के रूप में किया जाता है। तो इसमें कहने का मतलब ये होता है कि मैंने यह बताया कि जो 6 माह से लेके 5 वर्ष के बीच का होता है, तो एक सामान्य बच्चा जो होता है जो कि सुन और बोल सकता है, उसका जब भाषा और वाणी विकास होता है तो उस भाषा और वाणी विकास का जो टाइमिंग होता है वह 0 से लेके 3 वर्ष तक होता है। और कभी कभी कुछ बच्चे जो हैं, सामान्य बच्चे में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 5 वर्ष भी टाइम लग जाता है, यानी 0 से 5 वर्ष भी टाइम लग जाता है उनको भाषा विकास पूर्ण होने में। तो ये 6 माह से इसलिए कि 6 माह का जो समय होता है वह किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वह जो भी बच्चे हों, किसी भी बच्चे के लिए, सामान्य या विशेष जो भी बच्चे हों, 6 माह का जो समय होता है ये बेबलिंग समय टाइमिंग होता है। बेबलिंग टाइम का मतलब है कि यहीं से यदि अगर श्रवण बाधित बच्चा होगा तो बेबलिंग नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वह आगे शब्द नहीं बोल पाएगा। और यहीं से सामान्य बच्चा क्या होता है कि बेबलिंग करते हुए आगे शब्द बनाने की कोशिश करता है, यानी कि बेबलिंग में जैसे पा 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 बा 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 मा 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 बोलता है, तो ना ना ना, तो इस तरह से क्या होता है जो है कि वह पापा, बाबा, मामा ये शब्द बनाता है एक सामान्य बच्चा। क्यों? क्योंकि बेबलिंग जो टाइम होता है वह क्या होता है कि वह खुद शब्द जो भी वह एक तरह से शब्द खंड निकालता है, उस शब्द खंड को वह सुनता भी है और उसे फिर बार बार बोलता भी, यानी सुनता बोलता स्वयं है, उसको एक तरह से आनंद देता है। तो इसीलिए वो प्रैक्टिस कंटिन्यू करते करते वह सीधे सीधे शब्द खंड को शब्द में परिवर्तित करके पापा बाबा बना देता है। लेकिन एक एचआई बच्चा जो कि अपने ही द्वारा उत्पादित की गई ध्वनि या शब्द खंड को नहीं सही तरीके से सुन पाता है, तो वह आगे उस शब्द को बार बार दोहरा नहीं पाता है, क्योंकि वह सुनता ही नहीं है, तो उसे कोई उस तरह का आनंद ही नहीं आता है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो वह उसको नहीं कर पाता। तो यहीं से वह शांत हो जाए। तो कहने का मतलब है कि ये जो टाइमिंग होता है 6 माह, ये टाइमिंग जो है, अगर इस टाइमिंग से यदि हम श्रवण बाधित बच्चों की पहचान कर लेते हैं और यहाँ से हम उसको यदि
उपयुक्त हेयरिंग एड, यानी 6 माह का बच्चा हेयरिंग एड तो लगाएगा नहीं, पता भी नहीं चल पाता है कि ऐसे बच्चों को किस लेवल का हेयरिंग एड चाहिए, या माइल्ड है कि मॉडरेट से। तो हम एक अनुमान के तहत क्या रहता है कि जब तक बच्चा जो है, हम क्या करते हैं जो है कि बच्चे को उसके देखते हुए उसका हम क्या करते हैं कि वाणी विकास करते रहते हैं, जितना ज़रूरत रहता है, जितने ध्वनि विकास करते रहते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है कि जब बच्चे के लेवल पता चल जाता है तो हम उसको उपयुक्त हेयरिंग एड या अगर डॉक्टर से परामर्श लेके अगर कॉकलियर इम्प्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी एक उपयुक्त विधि, लेकिन सबसे खर्चीला विधि होता है, जो कि मध्यम वर्ग के जो परिवार होते हैं उनके लिए, या गरीब जो परिवार होते हैं उनके लिए इस तरह का जो है खर्चा वह नहीं उठा पाते हैं, जिसके वजह से वह श्रवण यंत्र पर ही निर्भर हो जाते हैं। तो एक चूँकि कॉकलियर इम्प्लांट एक नई तकनीकी है जिसमें सुनने की क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है इसमें है, लेकिन यह सबके लिए नहीं हो पाता है, ये बहुत खर्चीला है। तो कहने का सेंस ये चीज़ होता है कि डॉक्टर से परामर्श लेके बच्चे को इस लेवल में हम क्या करते हैं, जल्दी से पहचान करके और जल्दी हस्तक्षेप करके हम क्या करते हैं कि उनको उपयुक्त हियरिंग एड या उनके लिए कॉकलियर इम्प्लांट करके उनका वाणी विकास हम कर सकते हैं, यानी उसको सुनने की क्षमता को बढ़ाकर यानी सही करके और उनका वाणी विकास किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि इसमें मैंने बताया और उसको वाणी विकास करके उसको अन्य बच्चे की तरह, समान बच्चे की तरह अन्य सामाजिक कार्य में हम उनको योगदान दिला सकते हैं। इसमें अभिभावक जो होता है केंद्र बिंदु होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहले बच्चा अभिभावक के पास होता है और अभिभावक को यह दायित्व होता है कि वह बच्चे की जल्दी से पहचान कर और उसके लिए वह शिक्षक और उससे संबंधित चिकित्सक से परामर्श ले और उसके साथ जो भी वह देते हैं परामर्श देते हैं उन चीज़ों को वह सुने और उस तरह की जो है वो गतिविधियों को अपने बच्चों के लिए लागू करें। यानी इस कार्यक्रम में ध्वनि का उपयोग प्राथमिक चैनल के रूप में, यानी कि कहने का प्राथमिक चैनल का मतलब ये होता है कि इसमें सब मिला के बच्चा की अगर कुछ सुनने की क्षमता बची है तो उसका उपयोग करते हुए हम उसके लिए उपयुक्त ध्वनि की व्यवस्था करते हैं। अब है कि श्रवण मौखिक चिकित्सा का दार्शनिक पहलू, फिलॉसफी ऑफ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, इसे हम शॉर्ट में AVT नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं कि इसको AVT, ये शॉर्ट नेम ज़रूरी है, इसको ध्यान में रखना, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में एक नंबर में पूछ देता है कि इसका फुल नेम है क्या, इसका विस्तृत नाम क्या है, तो इसको ऑडिटरी वर्बल थेरेपी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें है कि श्रवण मौखिक चिकित्सा के दार्शनिक पहलू निम्नलिखित हैं। पहला कि सुनने में कठिनाई महसूस करने वाले या कम सुनने वाले छोटे बच्चों की अवशेष क्षमता का विकास अल्पतम प्रवर्धन के उपयोग द्वारा किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई बच्चा सुनने में कठिनाई महसूस करता है, कब कठिनाई महसूस करता है कि जब उसके अंदर कुछ सुनने की क्षमता शेष बची रहती है, तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि बच्चा माइल्ड लेवल का है कि मॉडरेट लेवल का है कि मॉडरेटली लेवल का है कि सीवियर किस लेवल का है बच्चा। उस लेवल की पहचान क्या कैसे होता है, वह तो ऑडियोलॉजिस्ट द्वारा और ENT डॉक्टर के परामर्श से होता है। उसके बाद जब उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑडियोलॉजिस्ट के परामर्श के अनुसार फिर उसके लिए उपयुक्त हेयरिंग एड, यानी माइल्ड लेवल का है मॉडरेट लेवल, तो उसके लिए उसी लेवल का क्या करते हैं हेयरिंग एड का उपयोग कराकर और उसके अवशेष क्षमता का विकास करते हैं, यानी सुनने की क्षमता का विकास करते हुए उसका वाणी विकास किया जाता है। दूसरा है अवशेष श्रवण क्षमता के द्वारा सुनकर बोलने एवं सीखकर बोलने का विकास किया जा सकता है। जब उसको उपयुक्त हेयरिंग एड हम उपलब्ध करवा देते हैं, बच्चा धीरे धीरे अपनी बची हुई श्रवण क्षमता के द्वारा सुनने लगता है ध्वनि को स्पष्ट रूप से, तो हम क्या करते हैं कि उसके बाद उसको सुनकर बोलने
कि सीख कर बोलने की विकास किया जाता है। यानी कि बच्चा जैसे सुनकर बोलेगा उस तरह से हम क्या करते हैं कि उसको ध्वनि सुनाते हैं, फिर उसको सार्थक ध्वनि सुनाकर उसका वाणी विकास करते हैं। इसके बाद तीसरा है श्रवण मौखिक चिकित्सा का लक्ष्य श्रवण बाधित बच्चों को नियमित अधिगम एवं सामान्य वातावरण में बातचीत के योग्य बनाना। यानी कि श्रवण मौखिक चिकित्सा AVT ऑडिटिव वर्बल थेरेपी का मुख्य लक्ष्य है क्या कि श्रवण बाधित बच्चों का नियमित अधिगम करता रहे। मतलब कि कहने का मतलब है कि जब हम उनको सुनने, जब उनको हम हेयरिंग एड इसमें लगाना शुरू कर देते हैं, बच्चे ध्वनि को धीरे धीरे सुनने लगते हैं, तो हम उनका जब वाणी विकास करते हैं तो दो रूपों में करते हैं। एक क्या होता है जो है कि हम उनको जो हम भाषा यानी हिंदी भाषा उसको यदि सिखाते हैं तो हिंदी भाषा का हम स्ट्रक्चर भी दिखाते हैं, यानी वह देखता भी रहे और चीज़ों को वह सुनता भी रहे और फिर उसको बोलता भी रहे और फिर वह लिखता भी रहे। यानी कि होता क्या है कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना एक साथ हम करते हैं तो वही नियमित अधिगम हो गया कि यानी कि और जब ये एक साथ करते ऐसा इसलिए होता है कि जनरली सामान्य बच्चे के साथ होता है क्या है कि बच्चे पहले क्या होता है कि सुनते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ना शुरू करते हैं, फिर लिखते हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए क्या होता है कि हम एक विशेष माहौल तैयार करते हैं जिसमें क्या होता है कि जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं, क्योंकि इनकी देखने की संवेदना थोड़ा तेज होती है यानी तीव्र होती है, तो वह ये ज़्यादा चीज़ों को देखने के लिए ज़्यादा उत्साहित होते हैं। तो ये सोचते हैं कि जो हम भाषा बोलते हैं उसका स्ट्रक्चर है कैसा है, तो उसे भी देखने का प्रयास करते हैं। तो हम शिक्षक करते हैं क्या इसमें है कि वह उनका अधिगम भी चलता रहे, यानी उनका जो है शिक्षा भी चलता रहे और प्लस इसके साथ साथ वह भाषा विकास भी उनका हो जाए। तो दोनों एक साथ लेकर करते रहते हैं जिसमें कि वह बच्चा भाषा विकास भी होता है और उसके स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना को भी देखता रहता है और उसके बाद उसका धीरे धीरे उसका नियमित अधिगम भी होता रहता है। और इस तरह से हम करके उसे सामान्य वातावरण उसके लिए तैयार करते हैं जिसमें वह सामान्य रूप से बातचीत करने योग्य बनाया जाता है कि वह सामान्य बच्चों के साथ जुड़े और उनसे साथ बातचीत करे। इस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक बधिर एवं गैर बधिर बच्चों का मौलिक अधिकार है कि वह कितनी भी श्रवण क्षमता खो चुका हो लेकिन उसे अवसर प्रदान किए जाए कि जिससे वह परिवार एवं समुदाय में समान रूप से संप्रेषण कर सके। तो कहने का बात ये चीज़ होता है कि उनका मौलिक अधिकार है, यानी कि हम क्या करते हैं कि एक समावेशन करते हैं। समावेशन का मतलब है कि हम जो बच्चे जो है विशेष जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या करते हैं कि विशेष प्रशिक्षण के द्वारा उनको सामान्य बच्चों के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, यानी समाज के मुख्य धारा में उनको लाने का प्रयास करते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं कि मतलब ऐसा उनके लिए हम विशेष प्रशिक्षण के द्वारा उनमें सुधार लाकर किया जा सकता है। तो हम अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, एक HI बच्चे की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उनकी अगर सुनने की क्षमता बची हुई है तो हियरिंग एड के माध्यम से उनको सुनने योग्य बनाते हुए उनका भाषा विकास करके उनको सामान्य बच्चे के साथ मेलजोल कराते हैं और उनके जिससे कि वह सामान्य रूप से संप्रेषण कर सकें। और यदि वह बिल्कुल ध्वनि को नहीं सुन पाता है, बिल्कुल एकदम वह सीवियर प्रोफाउंड लेवल का है, तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं जो बिल्कुल बधिर हैं, जो ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि उन्हें भी हम प्रशिक्षित करते हैं लिप रीडिंग के माध्यम से। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ऐसे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और उनको भी हम ध्यान देते रहते हैं कि जिससे कि उनके लिए विशेष माहौल तैयार करके विशेष प्रशिक्षण दे के भी उन्हें भी हम उनके अंदर भी थोड़ा मोड़ा जो है, ज़्यादा तो नहीं हो पाता है ऐसे बच्चों के साथ, लेकिन जितना ज़रूरत होता है उतना उनको संप्रेषण के लिए हम तैयार करते हैं ताकि वह भी समाज के मुख्य धारा में जुड़ सके। तो ये एक समावेशन की बात होती है इसमें। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर।
तो इसमें है कि श्रवण मौखिक चिकित्सा के सिद्धांत में प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटरी वर्बल थेरेपी। श्रवण मौखिक चिकित्सा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अभी मैंने इसके फिलॉसफी के बारे में बताया, अब इसके सिद्धांत कुछ हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। पहला है कि शीघ्र से शीघ्र श्रवण दोष की पहचान करना एवं शीघ्र हस्तक्षेप कार्यक्रम में शामिल करना। यानी कि हम जितना जल्दी बच्चे की पहचान कर लेंगे उतना ही जल्दी उनका वाणी विकास कर सकते हैं। अगर हम वाणी विकास लेट से अगर पहचान करेंगे तो उनका वाणी विकास या भाषा विकास क्या होगा, डिले हो जाएगा, यानी लेट हो जाएगा। और लेट जितना ज़्यादा लेट होता जाएगा, होता क्या है कि सभी का एक समय बना होता है सीखने का, और जब किसी भी चीज़ का एक सीखने का एक समय होता है, और जब वह समय निकल जाता है तो फिर उसके बाद सीखने के प्रति उनका झुकाव भी नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जल्द से जल्द पहचान करके ऐसे बच्चों को और उनके अंदर हम जल्दी से जल्दी भाषा विकास कर सके, जो कि 0 से 5 वर्ष का जो टाइमिंग होता है उसके अंदर हम यह शीघ्र से शीघ्र उनकी पहचान करने की कोशिश करते हैं और उनका भाषा विकास करते हैं। दूसरा है संवेदी उपकरण अथवा श्रवण यंत्र का पूर्ण रूप से प्रबंधन करना। यदि पहचान बच्चे की हो गई है कि बच्चे के अंदर सुनने की कुछ क्षमता शेष है, बच्चा माइल्ड या मॉडरेट लेवल का है, तो उसके लिए उपयुक्त श्रवण यंत्र का प्रबंध शीघ्र करना, ताकि वह ध्वनि को अच्छी तरीके से सुन सके और उनका भाषा विकास हो सके, यानी वह अपने श्रवण संवेदी को सही तरीके से उपयोग कर सकें। तीसरा है अभिभावक एवं शिक्षक को बताना है कि बच्चे में मौखिक भाषा के लिए प्राथमिकता के तौर पर पहल करें। इसमें सबसे पहले ज़रूरत है कि अभिभावक को जागरूक होना पड़ता है कि वह तुरंत ही बच्चे की पहचान कर सके और वह शिक्षक से और अन्य उनसे संबंधित लोगों से मिले, जिससे कि उसकी शेष सुनने की क्षमता को उपयुक्त हेयरिंग एड के माध्यम से प्रयोग करते हुए उनका सुनने की क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी होता है जो है कि उनके लिए अगर बच्चे की वाणी विकास करना है तो इसमें अभिभावक को पूरी तरह से जागरूक रहना पड़ेगा अपने बच्चों को लेकर, और वह शिक्षक से भी उनको यानी विशेष विद्यालय के शिक्षक और उससे संबंधित जो चिकित्सक होते हैं उनसे भी परामर्श लेना चाहिए समय समय पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि उचित प्रवर्धन के साथ चिकित्सकीय तकनीकी का उपयोग करना। यानी कि इसमें कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा अगर हियरिंग एड का उपयोग करता है तो उससे ज़्यादा बेटर ये होता है जो है कि चिकित्सीय तकनीकी का मतलब है कि अगर कॉक्लियर इम्प्लांट हो जाता है तो बच्चा और अधिक चीज़ों को और अधिक ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि चिकित्सीय तकनीकी से वो बार बार अवगत हो कि कौन कौन से नई तकनीकी आ रहे हैं, जिसके वजह से हम बच्चे के सुनने की क्षमता को और स्पष्ट रूप से बना सकें। पाँचवा है बाधा मुक्त वातावरण का होना, जिसमें ध्वनि अर्थपूर्ण स्पष्ट रूप से सुनाई दे। अगर हम बच्चे का वाणी विकास करते हैं और उसे ध्वनि सुनाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें एक समय में एक ही ध्वनि से उसको अवगत करवाना चाहिए। यानी कि पहले जब हम फर्स्ट टाइम बच्चे का क्या करते हैं कि वाणी विकास, यानी कि हम सबसे पहले उसको जो है स्वर व्यंजन के बारे में उच्चारण करवाना सिखाते हैं, यानी उसकी ध्वनि उसको सुनाते हैं, उसको अभ्यास करवाते हैं, तो वह उसी ध्वनि को ही सुने और उससे संबंधित जब वह अपने मुख से ध्वनि निकालता है तो उसी को सुने, अन्य किसी प्रकार की वहाँ ध्वनि न हो, जिसके वजह से बच्चा ध्वनि मतलब कि उसको ध्वनि में किसी तरह की कोई परेशानी न हो सुनने में जो है। यानी कहने का मतलब है कि वातावरण शांत हो। जब हम उसका वाणी विकास करते हैं तो उस समय जिससे संबंधित तो हम ध्वनि सुना रहे हैं केवल वही ध्वनि सुने, अन्य किसी ध्वनि को वह न सुने।
क्योंकि हर एक चीज़ का सीखने का एक क्रम होता है। तो क्रम में पहले यही है कि हमको जब वाणी विकास करना है तो वाणी विकास से संबंधित जितने भी उसके लिए उपयुक्त ध्वनि होते हैं, बच्चा सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन्हीं ध्वनि को सुने और सीखे और उसका उपयोग करें पहले। फिर धीरे धीरे हम उसको खुले वातावरण में लाते हैं और अन्य ध्वनियों से उसकी पहचान करवाते हैं। छठा है व्यक्तिक चिकित्सा यंत्र, अर्थात एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को चिकित्सा प्रदान करना। यहाँ कहने का मतलब है कि एक साथ कई बच्चों को हम लेकर उसकी चिकित्सा प्रणाली शुरू नहीं करते हैं। हम एक एक बच्चे का अच्छी तरीके से उनके बची हुई श्रवण क्षमता का विकास करते हुए उनके लिए उपयुक्त हेयरिंग एड दिलाते हुए और एक एक बच्चे को यानी इंडिविजुअल टाइप से अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि बच्चों को सिखाना कि वे अपनी स्वयं की आवाज़ को सुने एवं दूसरे द्वारा निकाली गई ध्वनि को बोलने का नकल करें। जैसे कि कहने का मतलब है कि जब एक सामान्य बच्चा होता है, जब बेबलिंग कर रहा, कूइंग कर रहा है, तो क्या करता है उस समय है कि क्यों करता है, उसको इसलिए करता है क्योंकि वो स्वयं निकालता है और स्वयं सुनता है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस करते करते उसका उच्चारण क्या होता है, स्पष्ट होता जाता है। ठीक वही विधि अपनाते हुए हम एचआई बच्चों के साथ भी यही करते हैं कि वह स्वयं अपनी आवाज़ निकाले और स्वयं को सुने और सुनते रहें और फिर निकाले फिर सुने। तो इस तरह से करते करते उनका आर्टिकुलेशन क्या होगा, धीरे धीरे सही होगा। और इसके अलावा जैसे छोटा बच्चा क्या होता है कि जब दूसरे की ध्वनि की नकल करता है कि जैसे वो बोलते हैं उसी तरह से, जैसे कि जब बच्चा शब्द बोलने लगता है 15 माह का हो जाता है तो वह दूसरे की बातों को सुनकर शब्दों को नकल करता है। तो ठीक उसी तरह से वही बेस बनाकर हम क्या करते हैं, इन एचआई बच्चों के लिए भी वही माहौल तैयार करवाते हैं कि वह दूसरे की बातों को सुने और उसी तरह से नकल करके बोलने का प्रयास करें। जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा उनका उच्चारण शुद्ध होगा। 8वां पॉइंट है कि सामान्य बच्चे की वाणी विकास पर आधारित पैटर्न का क्रमवार अनुकरण करना। जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था कि जैसे सामान्य बच्चे का वाणी विकास, भाषा विकास होता है, ठीक उसी को बेस बनाते हुए कि क्विंग, बाबलिंग, फिर फर्स्ट वर्ड, फिर छोटे छोटे वाक्य, फिर तो इस तरह से करते करते वह 3 से 3.5 4 साल, कभी कभी लेट होते 5 साल में वह क्या होता है, भाषा विकास में पूर्ण हो जाते हैं। इसी तरह से उन्हीं का अनुकरण करते उसी क्रम से हम इन एचआई बच्चों के लिए भी एवीटी के माध्यम से इनका वाणी विकास करने का प्रयास करते हैं। अगला पॉइंट है कि बच्चे के वाणी विकास का आकलन एवं प्रेक्षण करना उप चिकित्सा कार्यक्रम का एक नियमित भाग होना चाहिए। जब एचआई बच्चे का हम एवीटी के माध्यम से उनका वाणी विकास करते हैं तो उसमें होता क्या चीज़ है कि उनके द्वारा जिसके माध्यम से यानी वह हियरिंग एड के माध्यम से यदि ध्वनि को सुन रहे हैं, किसी की बातों को सुन रहे हैं, तो उस हियरिंग एड का समय समय पर क्या करते हैं कि जांच करते रहते हैं और उससे संबंधित हम चिकित्सक से यानी डॉक्टर से परामर्श लेते रहते हैं, मिलते रहते हैं कि वह सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्या कोई नई तकनीकी है जिसके माध्यम से उपयोग करते हुए हम उनके सुनने की क्षमता को और अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो होते हैं ये वाणी विकास के लिए किया जाता है कि जिससे उनका अच्छी तरह से वाणी विकास हो सके। अगला पॉइंट है कि शैक्षिक एवं सामाजिक एकीकरण के द्वारा शिक्षा की मुख्य धारा में प्रोन्नति करना। शैक्षिक व सामाजिक एकीकरण के द्वारा, तो इसमें हम क्या करते हैं जो है कि उनको जब हम वाणी विकास कराते हैं तो उस समय उनके लिए उपयुक्त शिक्षा की भी व्यवस्था करते रहते हैं जिससे कि उनका दोनों एक साथ होता रहे, कि उनका वाणी विकास भी होता रहे और उनकी शैक्षिक प्रक्रिया भी चलती रहे, जिससे कि वो जल्द से जल्द सामाजिक एकीकरण द्वारा जो है वह शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ते हुए वह आगे बढ़ते रहें, जो है उनका वाणी विकास होता भी रहे, वह शिक्षा में भी पीछे न चले। क्योंकि जो सामान्य बच्चे होते हैं उनका तो एक रहता है जो है कि 0 से 3 साल तक वो नेचुरल टाइम में जो है भाषा विकास होता रहता है, उनका भाषा विकास पूर्ण होता है। ठीक फिर उसके बाद वह एकेडमी किसी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो फिर उसके बाद वह वहाँ से
जो भाषा उन्होंने सीखा है अपने घर पर जो है उसी भाषा को वह स्ट्रक्चर माध्यम से पढ़ना लिखना भी जानना शुरू करते हैं। लेकिन वह उनके लिए एक वह सभी सामान्य बच्चे के लिए एक नेचुरल टाइम होता है जो कि उसी दौर से गुजरना रहता है। लेकिन जब हम चूँकि उनकी सुनने और बोलने और समझने की क्षमता सब सही होती है, लेकिन जब हम एचआई बच्चों की बात करते हैं तो ऐसे बच्चों की जो वाणी विकास होता है वह चूँकि थोड़ा इनके सुनने में समस्या होती है, इसलिए इनका वाणी विकास थोड़ा लेट होता है, थोड़ी डिले होती है, जिसकी वजह से हम इनके साथ साथ इनके वाणी विकास के साथ साथ इनकी शिक्षा भी प्रारंभ कर देते हैं ताकि इनका शिक्षा भी डिले न हो। दोनों एक साथ जो है हम चालू कर देते हैं और ये शिक्षा के माध्यम से भी इनका वाणी विकास भी होता रहता है। तो अब चलते हैं आगे श्रवण मौखिक चिकित्सा की सबसे उपयुक्त समय, यानी कि हम एप्रोप्रिएट एज फॉर ऑडिटिव वर्बल थेरेपी, यानी कि ऑडिटिव वर्बल थेरेपी की सबसे उपयुक्त समय कौन सा है। तो श्रवण मौखिक चिकित्सा शीघ्र अंतराक्षेपण की एक रणनीति है। यह कक्षा अध्यापन के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती। यह बहुत छोटे उम्र के बच्चे 6 माह से 5 वर्ष के जिनके सुनने में कठिनाई हो, बधिर हो, उनके अभिभावकों को प्रशिक्षित करने के लिए दी जाती है। इसलिए कोई भी परिवार जिनका बच्चा श्रवण बाधिरता से ग्रसित हो श्रवण मौखिक चिकित्सा का चुनाव कर सकता है। बच्चे की शीघ्र पहचान एवं अंतराक्षेपण जितना जल्द होती है उतनी ही बेहतर निष्पादन की संभावना होती है। जैसा कि मैंने इसमें प्रस्तावना ही बता दिया था कि जितना जल्दी हम ऐसे बच्चों को शीघ्र पहचान कर लेंगे और शीघ्र हस्तक्षेप करेंगे उतना ही जल्दी हम उनका भाषा विकास कर सकते हैं। और उसके लिए उपयुक्त समय होता है 6 माह से लेकर 5 वर्ष की टाइमिंग। तो इसमें हम बच्चे की पहचान कर उनके लिए उनके अभिभावकों को भी प्रशिक्षित करते हैं ताकि जब बच्चा घर पर रहे अपने पेरेंट्स के साथ तो वह अपने पेरेंट्स से बातचीत करता रहे, पेरेंट्स उसके साथ यानी कि अभिभावक भी उसके साथ क्या रहे, बातचीत करते रहे, जिससे कि बच्चे के अंदर तेज़ी से वाणी विकास और भाषा विकास हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि चिकित्सा प्रक्रिया है, थेरेपी प्रोसीजर। इस चिकित्सा प्रक्रिया में प्रत्येक चिकित्सा सत्र को निदान के रूप में लिया जाता है। यह सत्र अभिभावक एवं बच्चों के प्रोन्नति एवं कौशलों का मूल्यांकन करते हैं। इसके लिए कुछ चरण इस प्रकार से हैं। पहला है सेवार्थी को वातावरण की विभिन्न ध्वनियों से आकर्षित कराना, यानी कि वातावरण में जितने भी अन्य टाइप के ध्वनि होते हैं जैसे कि पशु पक्षी जानवर और भी कोई टूल्स या कोई और भी जितने भी ध्वनि जो सामान्य बच्चे या सामान्य व्यक्ति सुनते हैं उन सभी ध्वनियों से क्या करना है, इन बच्चों की पहचान करवाना है ताकि वह ध्वनि में विभेद करना सीख जाए। दूसरा अर्थपूर्ण ध्वनि सिखाना। अर्थपूर्ण ध्वनि का मतलब यह है कि जैसे कि स्वर व्यंजन बच्चा पहले सीखेगा, उसके बाद उससे संबंधित वह शब्दखंड को बनाने का सीखेगा, फिर उसके बाद शब्द, फिर ये क्या है अर्थपूर्ण ध्वनि जिसके माध्यम से उसका वाणी विकास होता रहता है। और इसके बाद है तीसरा है प्राथमिक शब्दावली का सिखाना, यानी कि जब अर्थपूर्ण ध्वनि व स्वर व्यंजन सीख जाता है, उसका उच्चारण करना भी सीख जाता है, तो उससे संबंधित जो शब्द बनते हैं या शब्दावली होते हैं उसका उच्चारण करवाना या उच्चारण कराना सिखाना। इसके बाद है उपवाक्य बनाना, यानी कि जब वह शब्द सीख जाते हैं तो उन शब्दों से छोटे छोटे वाक्य बनाना, जैसे कि दूध दो, पानी दो, खाना दो, ठीक। तो ये छोटे छोटे वाक्य बनाना है एवं उसकी अनुभूति करवाना, यानी कि उस वाक्य का जो बनाते हैं वह किस लिए प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, उसका क्या उपयोग है, उसके बारे में बताना। इसके बाद है पांचवा छोटे छोटे संवाद स्थापित करना, यानी कि जब बच्चा वाक्य उपवाक्य बना लेता है
और बोल लेता है, तो उस अब धीरे धीरे उपवाक्य से वह छोटे छोटे और भी वाक्य बनाएंगे, और वह बच्चे क्या होते हैं कि उनसे संवाद स्थापित किया जाता है कि बच्चे से प्रश्न पूछना, यानी सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य जैसे वाक्य उनके सामने रखना और उनसे संबंधित बात करना। फिर उसके बाद है छठवां है कहानी सुनाना एवं प्रश्न करना। अब क्या करते हैं कि हाँ, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, फिर छोटी छोटी कहानियों के बाद, कहानी सुनाने के बाद उससे संबंधित उसमें कुछ प्रश्न बनाना और उन प्रश्नों को पूछना, ताकि बच्चे को कहानी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि कहानी के माध्यम से तो हम उनका वाणी और भाषा विकास तो कर ही रहे हैं, साथ साथ वह समझने योग्य भी है कि वह क्या इसके बारे में समझ रहे हैं। तो यह प्रश्न भी करना जिससे बच्चा अधिक से अधिक उसके बारे में बताए, बोले। सातवां है विषय आधारित अध्यापन, विषय आधारित अध्ययन सामग्री से संबंधित तथ्यों का विकास श्रवण एवं वाणी कौशल द्वारा करना। जैसा कि जब हम बच्चे का वाणी विकास करते हैं तो हम उस समय क्या करते हैं कि जब हम उसको शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा के माध्यम से भी क्या होता है कि उसका और भी वाणी विकास तेज़ी से होता है, क्योंकि वह शिक्षा का जो माध्यम होता है वह उसके वाणी विकास में एक सहायक उपकरण के तौर पर काम करता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा एचआई बच्चे की क्या है कि वह जिस भाषा को वह सीख रहा है उस भाषा को क्या करता है, वह प्रयोग करना भी देख रहा है, उसके स्ट्रक्चर को भी वह देखता है, तो जिसके वजह से वह उसके वाणी विकास थोड़ी तेज़ी आ जाती है। वह शिक्षा क्या होता है कि उसके वाणी विकास में एक सहायक उपकरण के तौर पर काम करता है। आठवां है संरचनात्मक क्रियाकलाप एवं संगीत द्वारा श्रवण कौशल एवं वाणी कौशल का विकास करना। कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि इसमें हम जो अभी बता रहे हैं कि जो वह भाषा बोलता है वो उस भाषा का क्या है, वह अच्छी तरीके से देखिए, उसको देखिए कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह से वो यानी वह लिखना पढ़ना भी साथ साथ सीखता रहे, अपने भाषा जो बोल रहा है उसके संबंधी वो लिखना पढ़ना भी शुरू करे। और इसके अलावा उसको संगीत द्वारा भी है कि संगीत चूँकि ये एक मनोरंजन के तौर पर काम करते हैं, और जितना बच्चे का मनोरंजन होता रहता है, मनोरंजन में ही बच्चा अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है, जिससे कि वह उसका वाणी और कौशल विकास होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नवा है दूसरे व्यक्ति की आवाज़ सुनकर पुनरावृत्ति करना, यानी कि नकल करना। नकल करने मतलब कि व्यक्ति जो बोल रहा है उसकी चीज़ों को सुनकर उसी तरह से बोलने का प्रयास करना। 10वां अपने स्वयं के द्वारा निकाली गई आवाज़ को पुनरावृत्ति कराना, यानी कि जैसे सामान्य बच्चा कोइंग बाम्बलिंग में करता रहता है उसी तरह से यह भी बच्चे क्या करें कि अपने स्वयं की आवाज़ निकालें, उसकी नकल करें। ज़्यादा से ज़्यादा नकल करेंगे मतलब अपनी आवाज़ को वह बार बार बोलेंगे तो वह क्या हुआ, उनका उच्चारण स्पष्ट होता जाता है। 11वां है प्राकृतिक संप्रेषण को बढ़ावा देना, जैसे कि दैनिक क्रियाकलापों, विद्यालय एवं अन्य अपरिचित समुदाय में बच्चों के साथ वार्तालाप करना। इसमें प्राकृतिक मतलब है कि सामान्य बच्चा जैसे कि जब उसका वाणी विकास होता रहता है तो वह क्या करता है कि पहले अपने परिवार में, फिर बाहर निकल के फिर अगल बगल के बच्चों के साथ बातचीत करता रहता है, विद्यालय में भी अन्य बच्चे के साथ बातचीत करता रहता है खेल खेल में। तो इस तरह के जो है माहौल तैयार करना इन बच्चों के लिए। आगे है कि ध्वनि उत्पादक यंत्रों, उपकरणों एवं गतिशील खिलौनों के द्वारा विशेष रूप से उद्दीपित करना, यानी कि बच्चा जब एक ही हेयरिंग एड का उपयोग करता है तो उससे वह क्या होता है कि ऊब जाता है, तो उसके लिए तरह तरह के थोड़ा अलग डिजाइन टाइप के हेयरिंग एड का इस्तेमाल करना, फिर उसके ज़्यादा खिलौने के रूप में, यानी कि बच्चा जिससे मनोरंजन कर सके, जो उसके लिए थोड़ा आकर्षण बने और उसको उद्दीपित करता रहे, तभी तो वह बच्चा जो है क्या होगा कि सीखने पर ज़्यादा बल देगा। तो ऐसे बच्चों के माहौल को हमेशा थोड़ा सा चेंज किया जाता है, और उससे संबंधित जो उसकी हेयरिंग एड है, चाहे उसके जो भी उपकरण है जो सुनने के लिए
उसको प्रेरित करते हैं या उसके भाषा विकास के लिए प्रेरित करते हैं, उस चीज़ों को थोड़ा समय समय पर बदलाव लाना। और अगला है कि संप्रेषण के अन्य साधनों जैसे फ़ोन, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि के द्वारा मौखिक संप्रेषण के लिए प्रेरित करना। तो इसमें है कि जैसे कि बच्चा अब आजकल के बच्चे ज़्यादातर मोबाइल से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वह मोबाइल को ज़्यादा देखते हैं, उस पर कार्टून्स हैं और भी चीज़ें हैं जो कि देखते रहते हैं, तो उससे ज़्यादा उनका भाषा विकास होता रहता है। तो ऐसे तरह के माहौल तैयार करवा कर जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे के सामने ध्वनि हो, अन्य तरह की ध्वनियाँ और सार्थक ध्वनि भी हो, जिससे वो देख कर और उनका क्या हो मौखिक संप्रेषण के लिए उनको प्रेरित किया जाता है, जिसमें मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि अभिप्रेरणा एवं मार्गदर्शन के द्वारा बच्चे का उत्साह वर्धन करना। बच्चे को बार बार मोटिवेशन करते रहना चाहिए और उनका जो है एक तरह से गाइडलाइन भी करना चाहिए कि हाँ ये बच्चे मतलब कि उनको जितना हम ज़्यादा उनको जो है मोटिवेट करेंगे उतना ही ज़्यादा बच्चे क्या हो जाता है कि सीखने के प्रति जागरूक होते रहते हैं। अभिभावक को विभिन्न मॉडल के द्वारा प्रदर्शित करके यह बताना कि बच्चे सिर्फ श्रवण संवेदना का ही प्रयोग करें। तो क्योंकि अभिभावक बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहते हैं, या कह सकते हैं कि बच्चे अभिभावक के पास ज़्यादा समय तक रहते हैं, तो इसलिए अभिभावक का एक नैतिक जिम्मेदारी होता है जो है कि वह शिक्षक से परामर्श और डॉक्टर से परामर्श लेते हुए उन बच्चे के लिए क्या हो सकता है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण संवेदना ही प्रयोग करे, उस तरह के माहौल बनाना चाहिए। अगला है कि प्रत्येक सत्र आधे घंटे से 1 घंटे के बीच रखना चाहिए। कहने का मतलब कि यदि हम बच्चे की वाणी विकास करते रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक फिर बच्चे को थोड़ा फ्री छोड़ देते हैं। कंटिन्यू हम ऐसा करते रहेंगे तो बच्चे में भी क्या होता है जो है कि क्योंकि बच्चे का वो को सिखाया जाता है एक माहौल बनाकर, तो बच्चे को ऐसा ना हो कि वह चीज़ों को सीखते सीखते ऊब रहा है या उसका मन नहीं है। तो ये उस तरह से हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा उसके लिए एक तरह से आराम देते हैं, थोड़ा सा एक तरह से अंतराल देते हैं उसको सिखाने के दौरान जो है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उसको आधे घंटे की अंतराल रखना चाहिए। इसके अलावा अन्य रणनीतियाँ भी है। श्रवण मौखिक चिकित्सा को किसी भी जगह जैसे विद्यालय, अस्पताल, क्लिनिक एवं स्वयं के घरों में भी स्थापित किया जा सकता है, परंतु ध्यान रखना होगा कि किसी भी वातावरण में प्राकृतिक संप्रेषण प्रभावित न हो। श्रवण मौखिक चिकित्सा प्रत्येक दिन अथवा सप्ताह में 1 बार निर्धारित किया जाना चाहिए। बच्चे के श्रवण यंत्र के पास आवाज़ देना, नियमित वॉल्यूम की ध्वनि पर बोलना, लयात्मक ध्वनि की पुनरावृत्ति करना एवं उच्च तकनीकी के श्रवण यंत्र अथवा उपकरण का प्रयोग करना। तो इसमें कहने का मतलब ये चीज़ होता है कि अब विद्यालय, अस्पताल और क्लिनिक और स्वयं के घरों में भी स्थापित कर सकते हैं, बशर्ते कि उसका प्राकृतिक संप्रेषण यानी कि जो सामान्य बोलचाल होता है, जो कि सामान्य बच्चे करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में लोगों से, वह चीज़ें उसकी बाधित ना हो। यानी वह, क्योंकि हमको ऐसे बच्चों को इसी तरह से एवीटी के माध्यम से प्रशिक्षण देना है कि वह उन बच्चों के साथ मिलजुल सके, सामान्य बच्चों के साथ। तो कहीं भी दिया जा सकता है बशर्ते कि वह उनका प्राकृतिक संप्रेषण क्या हो, प्रभावित ना हो किसी तरीके से। और समय समय पर उनके हम क्या करते हैं, हियरिंग एड को जांच करते रहते हैं, और अगर कोई अच्छे नए तकनीकी के हियरिंग एड आता है तो उसको यूज करना चाहिए। और श्रवण मौखिक चिकित्सा प्रत्येक दिन अथवा सप्ताह में 1 बार निर्धारित किया जाना चाहिए। अगर बच्चा को जल्दी से जल्दी वाणी विकास कराना है तो प्रतिदिन करवाएं। अगर ये है कि बच्चे में सीखने की रफ्तार सही है, ठीक तरीके से सीख लेता है, तो उसके समय को हम थोड़ा कम भी कर सकते हैं। तो सब मिला के ये है कि हम जल्दी से जल्दी बच्चे की पहचान करके उनको जल्दी से जल्दी हियरिंग एड के माध्यम से उपयोग करवाते हुए उनके
एवीटी के माध्यम से उनका बाड़ी विकास करते हैं। चल आगे। तो आशा करते हैं कि ऑडिटरी वल्वर थेरेपी एवीटी के बारे में मैंने जो भी अभी तक बताया आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। मैंने इसके प्रस्तावना, फिर इसके श्रवणमुखी चिकित्सा का दार्शनिक पहलू यानी फिलॉसफी, इसके सिद्धांत और इसके सबसे उपयुक्त समय और संबंधी मैनेजमेंट यानी कि कब ज़रूरी होता है, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था। चिकित्सा प्रक्रिया, थेरेपी प्रोसीजर के बारे में मैंने बताया था। तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके समक्ष रखता हूँ। इन प्रश्नों को देखिए और इनका उत्तर आप असाइनमेंट के माध्यम से जिस ग्रुप में आपको यह वीडियो मिलेगा, ऑनलाइन वीडियो, उस ग्रुप में इसका आप उत्तर हमें दे दीजिएगा, जिससे कि हम आपके उत्तर को देखते हुए आपका मूल्यांकन करते हुए आपको फीडबैक देंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि श्रवणमुखी चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, एवीटी से आप क्या समझते हैं। दूसरा है कि श्रवण बाधित बच्चों के लिए एवीटी यानी श्रवणमुखी चिकित्सा किस प्रकार से उपयोगी है। तो यही दो प्रश्न हैं, इसके उत्तर आप दे दीजिएगा असाइनमेंट के माध्यम से। तो अब तक के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट टॉपिक में 5.2 में। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।